हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मॉक पेपर आईबीपीएस पीओ प्री के लिए। इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये वाला जो मॉक पेपर है ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो हुआ है पिछले वीक में उसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आईबीपीएस एसबीआई का पैटर्न को फॉलो करता है। एसबीआई जिस पैटर्न में उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम को लिया है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी उसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको कैलकुलेटिव डीआई क्वेश्चन इजी रहेगा, बट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी रहेगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लिए हैं इस सेशन में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो एग्जाम से जाने से पहले। तो फर्स्ट जो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इधर एरिथमेटिक का 6 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन का 10 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज का 4 क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग नंबर सीरीज से है। एसबीआई में मिसिंग नंबर सीरीज कुछ शिफ्ट में पूछा गया था, कुछ शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी पूछा गया था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज को भी हमको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, ताकि आईबीपीएस पीओ में अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तब उसको हम अटेम्प्ट कर पाए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज 112, 128, 108, 132, 104, 134, 100। ये वाला क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है, इसमें हमको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो 112, फिर है 128, फिर है 108, फिर 132, फिर 104, फिर 134, फिर 100। तो अगर हम नंबर का डिफरेंस निकालते तो क्या देखने को मिलेगा, 128 और 112 के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज 16। फिर 108 और 128 के बीच में डिफरेंस क्या है, 20। फिर 108 और 132 के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज 24। फिर 132 और 104 के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज 8, 1, 2, 28। फिर 104 और 134 के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज 30। और 134 और 100 के बीच में डिफरेंस है 34। तो अगर हम डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते हैं, 16 और 24 के बीच में डिफरेंस आता है 4, 20 और 24 के बीच में डिफरेंस आता है 4, फिर 24 और 28 के बीच में भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 28 और 30 इसके बीच में भी क्या डिफरेंस आएगा, इधर भी 4 आएगा। तो इधर 28 है तो इधर क्या आना चाहिए, 30 की जगह आना चाहिए था 32। तो अब ये वाला डिफरेंस क्या होता, 4 होता। और इधर अगर 32 होगा तो इसका मतलब 134 की जगह इधर क्या आएगा, दैट इज 136। 136। तो 36 अगर होगा 136, तो 100 और 136 का डिफरेंस क्या है, 36। तो 32 और 36 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा। तो डिफरेंस का भी अगर डिफरेंस निकालते तो देखने में आ रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 4। बट अगर हम 132 और 104 को देखते हैं, उसमें तो 28 आ रहा है, बट 104 और 134 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 30। तो 20 और 30 के बीच में डिफरेंस आता है 2। बट ये वाला लॉजिक मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एवरी केस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसी उसको हमको दिमाग में रखते हुए 30 को हमको 2 इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हमको 4 डिफरेंस चाहिए। तो 134 को जगह क्या आ जाएगा, 136। तो 104 और 136 के बीच में डिफरेंस क्या है, 32। 28 और 32 के बीच में डिफरेंस आ गया 4। और 100 और 136 के बीच में डिफरेंस क्या है, 36। 32 और 36 के बीच में डिफरेंस आ गया 4। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 134। ये वाला रॉन्ग नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 134, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 134 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज इसमें बोला गया है 10, 22, 35, 50, 68, 92, 170। तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 22, फिर 35, फिर 50, फिर 68, फिर 92, फिर 170। तो इसका अगर डिफरेंस निकालते 10 और 22 के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज 12। 22 और 35 के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट इज 13। फिर 35 और 50 के बीच में डिफरेंस क्या है,
15, फिर 50 और 68 के बीच में डिफरेंस क्या है 18, और 68 और 92 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 4 7 8 9 24, और 92 और 117 के बीच में डिफरेंस है 5 25। तो अगर हम देखते 12 और 13 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, 12 और 13 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 का, +1 हो रहा है, 13 और 15 में +2 हो रहा है, ये वाला +1 इधर +2 हो रहा है, 15 और 18 में दैट इज +3 हो रहा है। तो इंक्रीजिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंक्रीज हो रहा है। 12 से 13 आया, एक बढ़ा, 13 से 15 और 2 इंक्रीज हुआ, 15 से 18 हुआ दैट इज 3 इंक्रीज हुआ। अभी क्या है 18 से अगर हमको 24 लाना है तो क्या करेंगे 4 इधर हमको, तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक पहले 1 इंक्रीज हुआ, उसके बाद 2, उसके बाद 3, अभी क्या होगा 4 इंक्रीज होगा। तो इधर 4 अगर इंक्रीज होगा तो 18 प्लस 4 क्या होता है 22, बट इधर 24 है तो 22 अगर करेंगे तो 68 प्लस 22 क्या होता है दैट इज 90 आता है। तो 90 और 117 के बीच में डिफरेंस क्या है दैट इज 27, और 22 और 27 के बीच में डिफरेंस है +5। तो 22 को अगर +5 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो अगर हम डिफरेंस का अगर डिफरेंस देखते तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे करके बढ़ रहे, पहले 1 इंक्रीज हुआ, फिर 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर 4 इंक्रीज हुआ, लास्ट में 5 इंक्रीज हुआ। बट अगर 24 रख देते तो उस केस में क्या हुआ 18 और 24 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 6 का, और 24 और 25 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो ये वाला लॉजिक मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इधर जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है दैट इज ए कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 इंक्रीज हुआ, फिर 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3 इंक्रीज हुआ, फिर 4 इंक्रीज हुआ, फिर 5 इंक्रीज हुआ। पिछले वाला क्वेश्चन को हमको क्या देखने को मिलेगा, जो कॉमन डिफरेंस हमको देखने को मिला था डिफरेंस का भी दैट इज 4। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक करके इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 92। तो 92 इज अ रॉन्ग नंबर, इधर क्या आना चाहिए था 90 आना चाहिए था। तो इसका आंसर आ गया 92, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है 5 6 14 45 184 920 55 56। तो इसमें अगर देखते हैं पहले वाला है 5, फिर है 6, फिर है 14, फिर है 45, फिर 184, फिर 920, फिर 5556। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको रॉन्ग नंबर, इसमें जो कौन सा रॉन्ग नंबर है उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले वाला केस में अगर देखते हैं, अच्छा आप ये वाला कि कौन सा लॉजिक इधर यूज करेंगे, तो अगर हम नंबर को अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, पहले 5 आया, फिर 6 आया, फिर 14 45 184 920 5556, तो नंबर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर बहुत इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। अगर इंक्रीज का रेट है वो अगर कम होता है उसी केस में हम प्लस तो ऐड कर प्लस हो सकता है, बट इस केस में जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का रेट बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है, इंक्रीज का रेट बहुत हाई है, उसी केस में हमको मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें जो आएगा तो मल्टीप्लिकेशन ही रूल फॉलो होगा। तो अगर हम देखते हैं 5 से 6 कैसे ला सकते हैं, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 प्लस 1, 6 से 14 कैसे आ जाएगा, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 इंटू 3 42, 42 प्लस 3 दैट इज 45 आ जा रहा है। 45 से 184 लेना है तो 45 इंटू 4 दैट इज 45 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 इंटू 4 दैट इज 180, प्लस 4 करेंगे दैट इज 184। ठीक है, तो प्लस 4, तो इसमें क्या होगा दैट इज इसमें इंटू, तो पहले वाला में आया 5 इंटू 1 प्लस 1, उसके बाद आया 6 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 14, इसके बाद आया 14 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 45, उसके बाद आया 45 इंटू 4 प्लस 4 दैट इज 184। अभी आ जाएगा 184 इंटू 5 प्लस 5, तो 184 इंटू 5 प्लस अगर 5 करेंगे
तो 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 क्या होता है, दैट इज 5 4 5 से 22, 920 प्लस 5 करेंगे तो इधर आ जाएगा 925। तो इसमें जो रॉन्ग नंबर है क्या है, 920 की जगह आना चाहिए 925। इसके बाद जो आएगा दैट इज 925 इंटू 6 प्लस 6। अगर देखते 925 इंटू 6 प्लस 6 अगर करते तो 5 6 द 33, 6 2 द 12 प्लस 3 15 1, 6 9 द 45, तो 54 प्लस 1 555 प्लस 6 दैट इज 5556। इसका आंसर आ जाएगा 5556। तो ये वाला लॉजिक मैच कर रहा है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, दैट इज 920। इसमें जो रॉन्ग नंबर है 920 है, इसके जगह क्या आना चाहिए था, 925 आना चाहिए था, तब ये वाला लॉजिक क्या होता, मैच करता। अगर 920 इधर तो इसका आंसर क्या होगा 920। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज 920 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 64 34 36 56 114 287 860। तो इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले आ गया 64, फिर 34, फिर 36, फिर 56, फिर 114, फिर 287, फिर आ गया 860। ये वाला नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम नंबर का डिफरेंस देखते 64 से अगर हमको 34 लाना है, 64 से अगर हमको 34 लाना है तो कैसे ला सकते हैं। तो 64 के हाफ है 34, हाफ के आसपास में 64 का हाफ के आसपास में क्या है 34 है। तो हम बोल सकते हैं 64 इंटू अगर 0.5 करेंगे दैट क्या होगा, दैट इज 32। 32 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। फिर 34 इंटू 1 करेंगे तो 34 आ जा रहा है, प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, तो 34 से 36 हमको मिल गया। अब 36 से अगर 56 देखना है, 36 पहले वाला केस में मल्टीप्लाई किए 0.5, उसके बाद 1, अभी मल्टीप्लाई होगा 1.5। तो 36 इंटू 1.5 क्या होता है, दैट इज 36 प्लस 18 दैट इज 54 सॉरी 36 54 प्लस 2 करेंगे आ जाएगा 56। अब 56 से हमको 114 लेना है, तो 56 इंटू 2 करेंगे दैट इज 6 टू द 12 1 5 टू द 10 11 112 प्लस 2 करेंगे दैट इज 114। तो क्या हो रहा है, नंबर का लॉजिक क्या चल रहा है, पहले वाला में 0.5 मल्टीप्लाई हुआ, 2 प्लस हुआ, 2 एवरी ईच नंबर में हमको प्लस करना पड़ रहा है, बट मल्टीप्लीकेशन जो है पहले वाला में केस में 0.5 से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड वाला केस में 1 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद वाला थर्ड नंबर में 36 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई किए, 56 को हमको 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखते हैं 114, तो अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। तो अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 इंटू 2 क्या होता है, दैट इज 288, और इसको अगर हाफ करेंगे दैट इज 7550, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 5 से 10, 2 7 से 14 से 57, इसको ऐड करेंगे 15 1 13 14 1 345, तो 345 आ रहा है। अच्छा 2 14 4 2 is 8 2 1 is 2 2 1 is 2, अच्छा 56 into 2 that is 40 114 into 2 करेंगे into 2.5, तो 2 करेंगे तो 4 2 is 8 4 2 is 4, अच्छा 200, इधर मिस्टेक हो गया, 114 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 114 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 is 8 2 1 is 2 2 1 is 2, और 114 को अगर 0 माने उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 57। तो इसको प्लस करेंगे 8 प्लस 7 15 1 5 6 7 8 285 प्लस 2 करेंगे दैट इज 287। तो इसका आंसर आ जाएगा 287। तो इधर जो है
तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 285 प्लस 2 करेंगे तो 287 आ जा रहा है। अब देखते हैं 287 से अगर हमको 860 लाना है तो पहले वाला में 0.5 मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, उसके बाद 2.5। अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 से 21, 2 3 8 से 24 प्लस 2 26, 2 3 2 से 6 7 861 प्लस 2 करेंगे दैट इज 863। तो इसमें जो रॉन्ग नंबर है ए वाला क्या है 860, तो 863 की जगह 860 की जगह आना चाहिए था 863 अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो लॉजिक क्या चल रहा है, लॉजिक एक बार लॉजिक चल रहा है इधर 64 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई किए प्लस 2 कर दिए, फिर 34 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए प्लस 2 कर दिए, 36 को हम प्लस इंटू किए 1.5 से प्लस 2 कर दिए, 56 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस 2 कर दिए, 114 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई किए प्लस 2 कर दिए, और 287 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 863। तो इसलिए मतलब इधर जो नंबर रॉन्ग नंबर है वो क्या है 860 है, तो 860 की जगह आना चाहिए था 863, तब ये वाला सीरीज सही बैठता। तो इसका आंसर आ जाएगा 860। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको अभी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अभी है डीआई। तो इस टाइप का डीआई आपको ज्यादा कैलकुलेशन जब करना है, इसी टाइप का डीआई आपको पूछा गया था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, जहां पर आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना है। डीआई तो इजी है बट कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना है। तो कैलकुलेशन को हम अगर कम करना है, कम टाइम में अगर हमको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है डीआई सेक्शन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी डीआई का एक तो सिंप्लीफाई फॉर्मेट टेबल बनाना पड़ेगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन देखने को मिले उसको जल्दी से कर पाए, ना कि आपको बार बार डीआई में जाना पड़ेगा, ग्राफ में जाना पड़ेगा उसको देखते हुए और उसको सॉल्व करते हुए, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको इसलिए एक तो टेबल फॉर्म करना पड़ेगा आपको ग्राफ शीट में, ताकि आपके पास पूरा डेटा अरेंज फॉर्म में रहे, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसी क्वेश्चन के मुताबिक आप आंसर कर पाए। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया, इसको कर लेते हैं। दिया हुआ है गिवन बार ग्राफ shows percentage distribution of total CD ordered by 4 shopkeepers A, B, C and D। तो इधर बारग्राफ क्या दिया हुआ है, इसमें बोला गया है जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडी ऑर्डर, कितना सीडी ऑर्डर किया हुआ है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक बारग्राफ में, एंड परसेंटेज ऑफ सीडी सोल्ड बाय दिस 4 शॉपकीपर आउट ऑफ द टोटल सीडी ऑर्डर बाय ईच। तो क्या बोला गया है और क्या दिया हुआ है, जो सीडी ऑर्डर किया हुआ है 4 शॉपकीपर ने, उसका कितना परसेंटेज सीडी और बेचा है उसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है ये वाला पैराग्राफ में। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब दिया हुआ है टोटल सीडी ऑर्डर बाय ऑल द 4 शॉपकीपर इज 600। तो टोटल जो सीडी ऑर्डर किया हुआ है 4 शॉपकीपर की द्वारा वो है 600 ये बोला गया है। तो इधर अगर देखते शॉपकीपर का नाम दिया हुआ ए बी सी डी, टोटल सीडी जो ऑर्डर किया हुआ है दैट इज चारों मिलकर दैट इज 600। तो ए ने ऑर्डर किया है 600 का 25%। तो ए ने कितना ऑर्डर किया 600 का 25%, 25% मतलब क्या है 1/4 दैट इज 150। तो 150 सीडी ऑर्डर किया है ए ने। बी ने कितना सीडी ऑर्डर किया है दैट इज 15%। तो 600 का 15% क्या आ जाएगा दैट इज 90। तो 90 सीडी ऑर्डर किया है बी ने। सी ने ऑर्डर किया है तो 40% सीडी। तो 600 का 40% क्या आ जाएगा, 600 का 40% होगा दैट इज 240 सीडी ऑर्डर किया है सी ने, और डी ने जो सीडी ऑर्डर किया है दैट इज 600 का 20%। तो 600 का 20% करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। तो 120 सीडी ऑर्डर किया है डी ने। अब बोला क्या गया है जितना सीडी ऑर्डर किया उसका कितना परसेंटेज सीडी वो बेचा है। ए ने जो परसेंटेज जितना ऑर्डर किया उसका 20% सीडी बेचा है, तो 150 का 20% क्या होगा, तो 150 का अगर 20% कैलकुलेट करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा 30। तो 30 सीडी ए ने बेचा है,
तो ए ने अगर टोटल सीडी ऑर्डर किया है 150, उसमें से सीडी कितना बेचा है 30, तो कितना सीडी अनसोल्ड रहा, दैट इज 150 माइनस 30, दैट इज 120। फिर अगर देखते हैं बी ने 90 सीडी ऑर्डर किया, उसका कितना परसेंट है जो बेचा है 40%, तो 90 का 40% क्या होगा, 90 का 40% होगा, दैट इज 4 9 से 36। तो अगर बी ने 90 सीडी ऑर्डर किया, उसमें से 36 सीडी को बेचा है, तो कितना सीडी उसका अनसोल्ड रहा, दैट इज 4 1 4 5 54। फिर सी ने जो सीडी ऑर्डर किया है दैट इज 240, उसका कितना सीडी वो बेचा है, सोल्ड किया है, सी ने सोल्ड किया है, दैट इज 35% सीडी। तो 240 का 35% क्या होगा, 240 का 35% होगा, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 35, 5 2 से 10, 2 से 12, 7 12 से 84, तो 84 सीडी से बेचा है सी ने। तो कितना सीडी अनसोल्ड रहा बीसी का, दैट इज 6 9 5 1 156। तो सी का कितना सीडी अनसोल्ड रहा, 156। डी ने 120 सीडी ऑर्डर किया, उसका कितना सीडी, कितना परसेंटेज ऑफ सीडी बेचा है 25%, तो इसका आ जाएगा 120 का 25%, दैट इज 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 6 से 12, दैट इज 30 सीडी। तो 30 सीडी सी ने बेचा है, डी ने बेचा है, तो 120 सीडी में से 30 सीडी अगर डी ने बेचा है, तो कितना सीडी अनसोल्ड रहा, कितना वो सीडी बेच नहीं पाया है, 120 से 30 माइनस कर देंगे 90। तो इसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन, सब डेटा हमारे पास अभी है। अब आप क्वेश्चन में मूव करते। क्वेश्चन जो पूछा गया है, टोटल अनसोल्ड सीडी ऑफ बाय ए एंड डी, ए और डी ने जो अनसोल्ड सीडी, जो सीडी नहीं बेच पाया, टुगेदर और हाउ मच मोर देन द टोटल सीडी बाय सी। तो सीडी जो टोटल सीडी सोल्ड सीडी बाय सी, सी ने जितना सीडी बेचा है उससे कितना ज्यादा है। तो ए और डी का जो अनसोल्ड सीडी वो कितना है, ए का है अनसोल्ड सीडी 120 और डी का है 90। तो ए और डी मिलकर जो अनसोल्ड सीडी है वो कितना है, कितना सीडी नहीं बेच पाया दोनों मिलकर, अनसोल्ड सीडी दैट इज 120 प्लस 90, दैट इज 210। और कितना सीडी सी ने बेचा है, सी ने बेचा है 84 सीडी। तो सी ने बेचा है कितना सीडी बेचा है सी ने, दैट इज 84। तो माइनस कर देंगे 210 से 84 को, दैट इज 6 1 9 10 11 2 1 126। तो इसका आंसर आ रहा है 126, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 126 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया टोटल अनसोल्ड सीडी बाय ए एंड डी टुगेदर आर हाउ मच मोर देन द टोटल सोल्ड सीडी बाय सी। तो टोटल अनसोल्ड सीडी जो है ए और डी ने जो टोटल, अच्छा एक ही क्वेश्चन, अच्छा एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या बोला गया है, इफ टोटल सीडी सोल्ड बाय शॉपकीपर ई आर 125% मोर देन टोटल सीडी सोल्ड बाय बी एंड ई। तो क्या बोला गया है, टोटल सीडी जो ई ने बेचा है सोल्ड बाय शॉपकीपर ई आर 125% मोर देन टोटल सीडी सोल्ड बाय बी एंड ई सोल्ड। ठीक है, बी एंड शॉपकीपर ई सोल्ड 27% of total order CDs, then find the total CD ordered by E are what percent more than total CD ordered by C। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है टोटल सीडी जो ई ने ऑर्डर किया है, वो ई ने सोल्ड किया है, वो बोला गया 125% ज्यादा है बी ने जो सीडी सोल्ड किया उससे। और बोला गया शॉपकीपर ई ने जो बेचा है सीडी, वो है टोटल जो ऑर्डर सीडी ऑर्डर किया था ई ने उसका 27%। तो अब पूछा गया है फाइंड द सीडी ऑर्डर बाय ई, ई ने जो टीडी ऑर्डर किया है वो कितना परसेंटेज ज्यादा है जो सी ने जो सीडी ऑर्डर किया उससे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे, इसको इंफॉर्मेशन को हम फॉलो करेंगे। पहले वाला बोला गया ई ने जो सीडी सोल्ड किया है वो बोला गया 125% ज्यादा है बी ने जो सीडी बेचा है उससे। तो सी ने जो सीडी बेचा है वो 125% ज्यादा है बी ने जो सीडी बेचा है उससे। तो बी ने कितना सीडी बेचा है 36,
तो ई ने कितना सीडी बेचा होगा, दैट इज 36 इंटू 125/100। तो 25 से काटेंगे 5, 25 से 4, 4 9 से 36, दैट इज 5 9 से 45। तो ई ने कितना सीडी बेचा है, 45 सीडी बेचा है। एंड शॉपकीपर ई सोल्ड 27% ऑफ टोटल ऑर्डर सीडी। तो टोटल जो सीडी ऑर्डर किया है शॉपकीपर ई ने, उसका 27% सीडी ई ने बेचा है। अच्छा, ई ने अब कितना सीडी ऑर्डर किया है, तो आप इधर से हमको मिल गए, तो सोल्ड था, ई ने 45 सीडी सोल्ड किया है। तो आप निकलना है ई कितना सीडी ऑर्डर किया है, ई कितना सीडी ऑर्डर किया है, ई जो जितना सीडी ऑर्डर किया है उसका 27% सीडी ओ बेचा है, ये हमको बोला गया था। तो ऑर्डर सोल्ड किया 45 सीडी ई ने, तो ऑर्डर किया कितना, दैट इज 45 इंटू 100/27, 9 3 27, दैट इज 500/9 3। ठीक है, अब बोला गया है जो सीडी ऑर्डर किया है ई ने, वो कितना परसेंटेज ज्यादा है सी ने जितना सीडी ऑर्डर किया उससे। तो सी कितना सीडी ऑर्डर किया, 240। तो 500/3, अच्छा 20 36 सीडी 45, तो अब निकला कितना ज्यादा है, तो पहले तो निकालना पड़ेगा 240 500 303, 240 से 503 कितना कम है, तो 240 सीडी बेचा है सी ने, ऑर्डर किया है सी ने, और बी ने ई ने ऑर्डर किया 500/3। तो इसको करेंगे, दैट इज 3 0 0 3 4 12 1 3 2 6 7 720 माइनस 500/3, तो इधर आ जा रहा है, दैट इज 220/3। अब 220/3 240 का कितना परसेंटेज है, ये हमको फाइंड आउट करना है। 220/3 बाई इंटू 240 इंटू 100, तो 0 से 0 काटेंगे, इधर गड़बड़ लग रहा है कुछ, total what percent of total CD more than total CD ordered by C, what percent more, E sold, shopkeeper E sold 27% of total order CD, 27% of total order CD। अच्छा 125% मोर बोला गया है ना, 125% मोर बोला गया, अच्छा इसमें 125% मोर बोला गया, दैट इज ई ने जो सीडी बेचा है वो क्या है 36, तो बी ने बेचा है कितना सीडी, बी ने बेचा 36, उससे 125% ज्यादा, मतलब 225/100। तो 5 से काटेंगे 45, 5 से काटेंगे 20, 5 से 9, 5 से 4, 4 9 से 36, दैट इज 9 9 से 81। तो ई ने कितना सीडी बेचा है, 81 सीडी बेचा है। तो ई ने कितना सीडी ऑर्डर किया है, तो ई ने जितना सीडी ऑर्डर किया है उसका 27% वो बेचा है। तो 81 इंटू 100/27 अगर कर देंगे इधर, दैट इज 300 सीडी ई ने बेचा है, ई ने ऑर्डर किया है। तो ई ने कितना सीडी ऑर्डर किया है 300। तो बोला क्या गया है, ई ने जितना सीडी ऑर्डर किया है उसका 27% बेचा है। तो ई ने बेचा है कितना सीडी, 81 सीडी, तो ऑर्डर किया है कितना, दैट इज 383, 81 इंटू 100/27 300। अब ई ने जो सीडी ऑर्डर किया है और सी ने जो सीडी ऑर्डर किया 240, उससे कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो 240 से 300 कितना परसेंटेज ज्यादा है, दैट इज 300 माइनस 240 बाई 240 इंटू 100 होगा, दैट इज 60 बाई 240 इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, 4 6 24, 25%, 4 से काटेंगे 25%। तो ई ने कितना सीडी, सी ने जो सीडी ऑर्डर किया है, सी ने जो सीडी ऑर्डर किया उसका 25% सीडी ई ने ऑर्डर किया है। तो ई ने जो सीडी ऑर्डर किया, सी ने जो सीडी ऑर्डर किया था उसका 25% है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 25%, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप अभी आपको समझ में आ गया क्या बोला गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड सीडी बाय बी सी डी मिलकर जो सीडी बेच नहीं पाए उसका एवरेज हमको फाइंड आउट करना है। तो बी ने कितना सीडी बेच नहीं पाया, दैट इज 54। सी ने जो कितना सीडी बेच नहीं पाया, दैट इज 156। और डी ने कितना सीडी बेच नहीं पाया, दैट इज 90। तो इधर आ जाएगा 6 + 4 10 10 15 20 2 + 1 3। इसका 3 से डिवाइड करेंगे 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 100 इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सीडी सोल्ड बाय ए एंड डी टुगेदर एंड टोटल सीडी सोल्ड बाय बी। तो ए और डी मिलकर जितने जो सीडी बेचा है और बी ने जो सीडी बेचा है उसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो ए और डी मिलकर जो जितना सीडी बेचा है और ए और डी मिलकर और बी ने जो सीडी बेचा है उसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो ए ने बेचा 30 सीडी, डी ने बेचा 30। तो इधर आ जाएगा 30 + 30। और बी ने कितना सीडी बेचा है, बी ने बेचा 36 सीडी, इधर आ जाएगा 36। तो 60 = 36, 6 से करेंगे 10, 6 से 6, 2 से 5, 2 से 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 5:3 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें और एक क्वेश्चन दिया हुआ है डीआई से। इसमें क्या बोला गया, अच्छा क्वेश्चन है वाला, पढ़ लेते इसको। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ सोलो परफॉर्मेंस परफॉर्म बाय 4 डिफरेंट आर्टिस्ट। 4 डिफरेंट आर्टिस्ट के बारे में बोला गया, ए बी सी एंड डी, इन ए पर्टिकुलर टीवी शो ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। तो परफॉर्मेंस कर रहा है डिफरेंट डेज इन ए वीक में, डिफरेंट डेज में, एंड अमाउंट पेड टू देम फॉर ईच परफॉर्मेंस। और ईच परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना पे किया गया है उसका टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। ए बी सी डी 4 आर्टिस्ट है। इसके बाद दिया हुआ है नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ईच ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में कितना करके परफॉर्मेंस हो रहा है, वो एक ए ने एक परफॉर्मेंस दे रहा है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक दिन में एक परफॉर्मेंस दे रहा है। और नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ईच ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में एक दिन में कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, ए ने 1। और अमाउंट पेड फॉर एन आवर फॉर परफॉर्मेंस दैट इज 18,000 रुपीज। 1 घंटा के परफॉर्मेंस के लिए उसको कितने रुपीज मिल रहा है, 18,000 रुपीज मिल रहा है। नेक्स्ट आर्टिस्ट क्या है, कौन है, बी। उसका मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में एक दिन में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है उसका भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है उसका भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसका भी डेटा नहीं दिया हुआ है। बट इधर बोला गया 1 घंटे के लिए उसको 10,000 रुपीज मिल रहा है परफॉर्मेंस के लिए। सी का अगर देखते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक दिन में उसको एक परफॉर्मेंस कर रहा है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में एक दिन में वो 2 परफॉर्मेंस कर रहा है और उसको 1 घंटे परफॉर्मेंस के लिए 12,000 रुपीज मिल रहा है। डी इधर बोला गया है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में एक दिन में परफॉर्मेंस कितना कर रहा है उसका डेटा इधर नहीं दिया हुआ है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में 3 दिन में एक दिन में वो 2 परफॉर्मेंस कर रहा है डी ने, और 1 घंटा के परफॉर्मेंस के लिए उसको 16,000 रुपीज मिल रहा है। इसके बाद नोट में आ जाते हैं, देयर इज नो परफॉर्मेंस ऑन संडे। संडे में कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा। मिसिंग वैल्यू तो हमको क्वेश्चन के पढ़ने के बाद उसको मिसिंग वैल्यू को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ईच परफॉर्मेंस इज ऑफ हाफ एन आवर। ए वाला लाइन को अच्छी तरह पढ़ना है। तो इधर जो बोला गया ईच परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस जो होगा वो हाफ एन आवर होगा। इधर जो वैल्यू दिया हुआ है एक घंटा के परफॉर्मेंस के लिए उसको 18,000 रुपीज मिल रहा है। तो आधा घंटा एक परफॉर्मेंस, अगर 1 घंटा परफॉर्मेंस के लिए उसको अगर 18,000 रुपीज मिल रहा है, और अगर हाफ परफॉर्मेंस है, एक परफॉर्मेंस हाफ एन आवर है, 30 मिनट का है, तो उसको एक परफॉर्मेंस के लिए कितना मिल रहा है, एक परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है 9,000 रुपीज पर परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है 9,000 रुपीज। 1 घंटा के लिए अगर उसको 18,000 रुपीज मिल रहा है, तो आधा घंटे के लिए कितना मिलेगा, 9,000। उसको कितना मिलेगा, 10,000 अगर 1 घंटे के लिए मिल रहा है, आधा घंटे के लिए मिलेगा 5,000 पर परफॉर्मेंस। ठीक है, 1 घंटे के लिए मिल रहा है 12,000, तो आधा घंटे के लिए मिलेगा 6,000 रुपीज पर परफॉर्मेंस।
1 घंटा के लिए उसको 16,000 रुपीज मिले तो आधा घंटे के लिए उसको मिलेगा 8,000 रुपीज। ठीक है, इस अब हो गया। अब ड्यूरेशन ऑफ शो इन ए 3 वीक, और बोला गया जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ शो है वो 3 हफ्ता का है, 3 वीक का है। इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आप क्वेश्चन में आ जाते। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट पेड टू ए टू अमाउंट पेड टू सी फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द शो। ए को जो अमाउंट पे किया गया है और सी को जो अमाउंट पे किया गया है परफॉर्मेंस के लिए, उसका रेशियो क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पहले निकालते ए का, ए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में एक एक दिन में एक एक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो 3 दिन में कितना परफॉर्मेंस करेगा, दैट इज 3 into 1 प्लस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में एक एक दिन में वो एक एक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो एक दिन में कितना परफॉर्मेंस करेगा, दैट इज 3 दिन में कितना परफॉर्मेंस करेगा, 3 into 1, तो इधर आ जाएगा 3 + 3 दैट इज 6, और एक हफ्ता में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, 6 परफॉर्मेंस। बट इधर जो बोला गया है शो कितना हफ्ता चलेगा, 3 वीक चलेगा, तो एक हफ्ता में अगर 6 परफॉर्मेंस कर रहा है तो 3 हफ्ता में कितना परफॉर्मेंस करेगा, 18 परफॉर्मेंस करेगा। टोटल परफॉर्मेंस कितना आ गया, 18 परफॉर्मेंस। तो एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना रुपीस मिल रहा था, 9,000 रुपीस, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या है, एक एक आधा घंटा का है। इधर 18,000 रुपीस 1 घंटा के लिए मिल रहा है और एक एक परफॉर्मेंस आधा घंटा का है। तो टोटल अमाउंट जो पे किया जा रहा है ए को, टोटल अमाउंट पेड टू ए, टोटल अमाउंट पेड टू ए कितना होगा, दैट इज 18 into 18,000 9,000 into 18, 9,000 into 18, that is 8 9s are 72 to 7, 8 9 1s are 9 plus 7, that is 162, 1,62,000। और बी डी और क्या बोला गया, सी के बारे में बोला गया। सी ने जो परफॉर्मेंस कर रहा है, सी ने मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में एक एक दिन में एक एक परफॉर्मेंस कर रहा है, दैट इज 3 into 1, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में एक एक दिन में 2 परफॉर्मेंस कर रहा है, दैट इज 3 into 2। तो टोटल परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, 3 + 6 दैट इज 9 परफॉर्मेंस हो रहा है। टोटल परफॉर्मेंस 9 एक हफ्ता में, तो टोटल 3 वीक है, तो 3 हफ्ता में कितना परफॉर्मेंस होगा, दैट इज 9 into 3 दैट इज 27 परफॉर्मेंस। तो टोटल परफॉर्मेंस उसका होगा 27। अब एक परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना मिल रहा है, 6,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया जाएगा सी को, टोटल अमाउंट पेड टू सी, टोटल अमाउंट पेड टू सी that is 27 into 6,000, 27 into 6,000 that is 162। ठीक ही है। 8 9 72 7 7 6 162। इधर ए और सी के बारे में बोला गया है ना, ए है 3 into 1, अच्छा इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द अमाउंट पेड टू ए टू अमाउंट पेड टू सी फॉर देयर परफॉर्मेंस। टोटल अमाउंट नहीं बोला गया है, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला प्रोसेस इधर नहीं होगा। इसमें बोला गया है ए को जो अमाउंट मिल रहा है परफॉर्मेंस के लिए और सी को जो परफॉर्मेंस के लिए जो अमाउंट मिल रहा है उसका वैल्यू, उसका रेशियो बोला गया। टोटल अमाउंट बोला नहीं गया कितना मिल रहा है ए को और सी को। तो ए को एक परफॉर्मेंस के लिए कितना मिल रहा है, दैट इज ए को एक परफॉर्मेंस के लिए मिल रहा है 9,000। अगर एक परफॉर्मेंस आधा घंटा का है, 1 घंटे के लिए उसको 18,000 रुपीज मिल रहा है, तो आधा घंटे के लिए उसको कितना मिलेगा 9,000। सी को भी मिल रहा है कितना 6,000। तो इसका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। 9,000 is to 6,000
दैट इज 0 0 0 0 0 0, 3 3 is 9, 3 2 is 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3:2। ठीक है, तो सी को तो 1 घंटा के परफॉर्मेंस के लिए 12,000 रुपीज मिल रहा है, एक एक परफॉर्मेंस आधा घंटा का है, आधा घंटा के लिए उसको 6,000 रुपीज मिल रहा है। तो इसका रेशियो बनेगा 3:2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ परफॉर्मेंस मेड बाय बी इन ए वीक इफ शी इज पेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2.25 लाख फॉर हर परफॉर्मेंस इन एंटायर शो। तो बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ परफॉर्मेंस, कितना नंबर ऑफ परफॉर्मेंस बी एक वीक में किया होगा अगर उसको 2.25 लाख रुपीस मिल रहा है टोटल शो के लिए, टोटल शो में परफॉर्मेंस के लिए। तो टोटल शो में अगर परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना टोटल अमाउंट कितना पे किया जा रहा है 2.25 लाख। द टोटल अमाउंट पेड टू बी, टोटल अमाउंट पेड टू बी को टोटल अमाउंट कितना पे किया जा रहा है 2,25,000 और एक एक परफॉर्मेंस के लिए बी को कितना पे किया जा रहा है दैट इज 5,000 रुपीज। टोटल 1 घंटे के लिए 10,000 रुपीज मिल रहा है, तो आधा घंटे के लिए उसको 5,000 रुपीज मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज 2,25,000 बाई 5,000। 0 0 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 4 is 20, 5 5 is 25, 45। अब 45 टोटल परफॉर्मेंस हो रहा है तीनों वीक मिलाकर, तो एक वीक में कितना परफॉर्मेंस होगा। तो नंबर ऑफ परफॉर्मेंस इन ए वीक, क्या होगा, नंबर ऑफ परफॉर्मेंस इन ए वीक एक हफ्ता में कितना परफॉर्मेंस करेगा दैट इज 45/3, दैट इज 15 इसका करेक्ट आंसर। तो एक हफ्ता में इसको कितना परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा 15। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगर पूरा टोटल नंबर ऑफ परफॉर्मेंस को 45 है तो एक हफ्ता के में उसको कितना परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसका आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नंबर ऑफ परफॉर्मेंस मेड बाय डी इन ए वीक इज 3 मोर देन नंबर ऑफ परफॉर्मेंस मेड बाय सी इन दैट वीक। बोला गया नंबर ऑफ परफॉर्मेंस जो डी कर रहा है वो बोला गया 3 ज्यादा है जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंस सी कर रहा है एक वीक में उससे। देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू डी फॉर द एंटायर शो। तो टोटल अमाउंट डी को कितना पे किया जाएगा एंटायर शो के लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा सी को एक हफ्ता में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं सी का परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ परफॉर्मेंस सी का कितना है, एक हफ्ता में सी ने कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। सी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में एक एक दिन में एक एक परफॉर्मेंस कर रहा है दैट इज 3:1, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में एक एक दिन में 2 परफॉर्मेंस कर रहा है दैट इज 3:2। तो इधर आ जाएगा 3 + 6 दैट इज 9 परफॉर्मेंस। तो सी ने एक हफ्ता में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है 9। अब बोला गया डी ने उससे 3 ज्यादा परफॉर्मेंस किया है, तो डी ने कितना परफॉर्मेंस किया होगा दैट इज 9, एक हफ्ता में 9 + 3 दैट इज 12। तो 12 परफॉर्मेंस इन ए वीक, तो डी ने 12 परफॉर्मेंस किया है एक हफ्ता में, एक वीक में। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डी को टोटल अमाउंट कितना मिला है शो के लिए, हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट पेड टू डी, टोटल अमाउंट पेड टू डी दैट इज डी को कितना अमाउंट मिल रहा है, एक एक परफॉर्मेंस के लिए 8,000 रुपीज मिल रहा है। तो टोटल कितना परफॉर्मेंस कर रहा है 12, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया जाएगा डी को दैट इज 12 × 8,000। अच्छा, एक हफ्ता में वो टोटल परफॉर्मेंस कितना करे 12, एक हफ्ते में टोटल परफॉर्मेंस करे 12, तो 3 हफ्ता में टोटल परफॉर्मेंस कितना करेगा 12 × 3, और इंटू क्या होगा एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना रुपीस मिला 8,000 रुपीस इंटू 8,000 दैट इज 36 × 8,000। तो इधर क्या मिलेगा 6 × 8 = 48, 288,000।
तो 2,88,000, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2.88 लाख, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 2.88 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल अमाउंट पेड टू सी फॉर एंटायर शो इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल अमाउंट पेड टू ए एंड डी फॉर देयर परफॉर्मेंस इन केस 2 इन एंटायर शो। तो टोटल अमाउंट जो सी को पे किया गया है वो कितना परसेंटेज ज्यादा है जो टोटल अमाउंट पे किया गया है ए और डी को फॉर देयर परफॉर्मेंस इन केस 2। केस 2 मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को परफॉर्मेंस के लिए उसको जो अमाउंट पे किया गया है उससे कितना परसेंटेज ज्यादा पे किया गया है, ज्यादा और कम पे किया गया है सी को, टोटल अमाउंट पे किया गया है सी को, एम को फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट जो सी को पे किया गया है वो हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो टोटल अमाउंट पेड टू सी, टोटल अमाउंट पेड टू सी, टोटल अमाउंट जो सी को पे किया गया वो कितना है, दैट इज सी को जो पे किया गया टोटल अमाउंट, एक एक ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को एक एक दिन में दो परफॉर्मेंस हो रहा है, दैट इज 3 इंटू 2 6, और एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना मिल रहा है, एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको मिल रहा है 6,000, दैट इज 6 इंटू, अच्छा एक हफ्ता में, सॉरी टोटल अमाउंट पेड बोला गया ना, तो टोटल परफॉर्मेंस सी ने कितना किया गया है, सी ने टोटल परफॉर्मेंस कर रहा है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में एक एक दिन में एक एक करके, दैट इज 3 इंटू 1 प्लस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में एक एक दिन में 2 करके, दैट इज 3 इंटू 2, क्या होगा 3 प्लस 6 9 परफॉर्मेंस कर रहा है एक हफ्ता में, और 3 हफ्ता में टोटल परफॉर्मेंस कितना करेगा 27। तो टोटल एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको 6,000 रुपीज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया जा रहा है 27 इंटू 6,000, दैट इज 6 7 42, $1,62,000। और क्या बोला गया, ए और डी को जो टोटल अमाउंट पे किया जा रहा है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के परफॉर्मेंस के लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो ए को कितना पे किया जा रहा है, अमाउंट पेड टू ए, अमाउंट पेड टू ए को जो अमाउंट पे किया जा रहा है ट्यूसडे और थर्सडे, सैटरडे के परफॉर्मेंस के लिए, दैट इज एक 3 दिन में एक एक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो टोटल परफॉर्मेंस कितना कर रहा है 3 इंटू 1, दैट इज 3, और एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना अमाउंट मिला 9,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 9,000 इंटू 3, दैट इज 27,000। और अमाउंट पेड टू डी, जो अमाउंट पे किया जा रहा है डी को वो कितना है, अमाउंट पेड टू डी, डी को जो अमाउंट पे किया जा रहा है दैट इज डी को एक एक ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के एक परफॉर्मेंस के लिए एक एक दिन में 2 करके परफॉर्मेंस करे, दैट इज टोटल परफॉर्मेंस करे 3 इंटू 2 6, और एक एक परफॉर्मेंस के लिए कि डी को कितना पेमेंट किया जा रहा है 8,000, तो इंटू 8,000 करेंगे 6 इंटू 8,000, दैट इज 48,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया जा रहा है ए और डी को सेकेंड के ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा एक चीज देखना पड़ेगा, लेस देन टोटल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट, अच्छा और एक चीज देखना पड़ेगा, इधर एक चीज मिस्टेक हो गया, दैट इज एक हफ्ता में 3 परफॉर्मेंस दे रहा है, तो 3 हफ्ते में कितना परफॉर्मेंस देगा 3 इंटू 3 करेंगे, इधर एक हफ्ता में इतना टोटल 6 परफॉर्मेंस दे रहा है, तो 3 हफ्ते में टोटल परफॉर्मेंस देगा 6 इंटू 3 18। एक बार फिर समझ लेते हैं, ए ने एक एक दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में एक एक दिन में एक एक परफॉर्मेंस किया, तो एक हफ्ता में 3 परफॉर्मेंस किया, तो टोटल जो शो है 3 हफ्ता का है, तो 3 हफ्ते में कितना परफॉर्मेंस करेगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो इधर 9 कर दिए, इधर 9 कर देते, तो टोटल परफॉर्मेंस होगा 3 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू 3 9, और एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको मिल रहा है 9,000, तो टोटल अमाउंट मिलेगा 81,000। और इसको डी को एक हफ्ता में 6 परफॉर्मेंस दे रहा है, तो 3 हफ्ता में कितना परफॉर्मेंस देगा 18, और उसको मिला 8,000 रुपीज एक एक परफॉर्मेंस के लिए, तो टोटल अमाउंट मिलेगा 1,44,000। तो ये वाला है 0 0 0 4 प्लस 1 5,
225,000, 2,25,000। अब हमको फाइंड आउट करना है 1,62,000 2,25,000 से कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है। तो देखने को मिले कम ही है, तो 2,25,000 से 1,62,000 कितना कम है, 2,25,000 माइनस 1,62,000 बाई 2,25,000 इंटू 100। तो इधर आ जाएगा दैट इज 63,000 बाई 2,25,000 इंटू 100। जीरो से जीरो काटेंगे, इधर 0, 545, 5 से काटेंगे इसको, क्या आता है दैट इज 5 12 60, 5 6 30, 1260, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 2 10, 9 से काटेंगे इसको 9 2 18, 8 9 7 28%। तो इसका आंसर जो आ रहा है 28% आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है 28%। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 28% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसमें जो दिया हुआ है, इफ बी डिड नॉट परफॉर्म अंडर केस 2 इन द एंटायर शो, अगर बी ने केस 2 में परफॉर्मेंस मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है बी ने एंटायर शो में, देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू द रिमेनिंग आर्टिस्ट अंडर केस 2 इन द एंटायर शो। तो रिमेनिंग आर्टिस्ट मतलब ए सी डी को केस 2 के परफॉर्मेंस के लिए शो में टोटल परफॉर्मेंस को उसको कितना अमाउंट पे किया जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ए ने फिर कितना शो किया है, एक एक दिन में ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में एक एक दिन में 1 परफॉर्मेंस दिया है। तो एक हफ्ते में परफॉर्मेंस दिया है 3 × 1 दैट इज 3। तो टोटल शो 3 हफ्ता चला, तो 3 हफ्ते में परफॉर्मेंस क्या होगा 9, और एक एक शो के लिए उसको 9,000 रुपीज मिल रहा है। आधा घंटा का शो है दैट इज 9 × 9,000 दैट इज 81,000। ठीक है, एखाने 1 घंटा का शो बोला गया और शो क्या बोला गया दैट इज आधा घंटा। तो आधा घंटे के शो के लिए उसको 9,000 रुपीज मिलेगा, 81,000 टोटल रुपीज मिल रहा है ए को केस 2 में परफॉर्मेंस के लिए। सी को परफॉर्मेंस के लिए कितना मिल रहा है, सी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में एक एक दिन में 2 परफॉर्मेंस दिया है, तो 3 × 2 6 होगा। टोटल शो में कितना परफॉर्मेंस दिया है फिर 18, और एक एक शो में परफॉर्मेंस के लिए उसको 6,000, एक एक परफॉर्मेंस के लिए उसको 6,000 रुपीज मिला है। तो 18 × 6 दैट इज 108, और डी को बोला गया है 3 × 2, एक ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में परफॉर्मेंस के लिए एक एक दिन में 2 परफॉर्मेंस दे रहा है डी ने। तो टोटल परफॉर्मेंस दिया होगा दैट इज 3 × 2 6, और 3 हफ्ता चला है तो 18 होगा, 18 × 16 इधर टोटल एक परफॉर्मेंस के कितना मिला 8,000। तो 18 × 8,000 दैट इज 1,44,000। तो इसको टोटल अमाउंट कितना मिला है, प्लस करेंगे 0 0 0, 3,33,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 3,33,000। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। टोटल अमाउंट जो मिल रहा है ए सी डी को केस 2 के परफॉर्मेंस के लिए दैट इज 3,33,000। अब हम मूव करते एरिथमेटिक सेक्शन में। तो एरिथमेटिक में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन ए सर्टेन सम एंड ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर्टेन सम में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में compound interest at the end of 2 years is rupees 252। तो एक सर्टेन सम में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता है 2 साल के लिए दैट इज 252, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 years 4 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 556.92। फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अगर चाहिए, मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, आपको इसका पीडीएफ उधर मिल जाएगा। तो इधर जो दिया हुआ है
पहले तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज P 1 प्लस R बाई 100 होल स्क्वायर माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए उसको मिल रहा है, दैट इज 252। और 3-4 साल के जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 1 प्लस R बाई 100, एक ही सम के ऊपर एक ही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, दैट इज 556.92। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको अगर 2 मान लेते हैं, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, पी कट जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इधर आ रहा है दैट इज 1 प्लस R बाई 100 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा, दैट इज, अच्छा इधर देखने को मिलेगा दैट इज इसको 221, इसको x स्क्वायर मान लेते, 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर को अगर हम x मान लेते तो इधर क्या होगा, x माइनस 1 ये वाला कैसा, x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर का हम x मान लेते तो 1 प्लस R बाई 100 का होल टू द पावर 4 को क्या मानेंगे, x स्क्वायर बाई इधर x माइनस 1, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 556.92 डिवाइडेड बाई 252 पॉइंट उठ जाकर इधर 0 से 0, 4 से काटेंगे 4 6 24, 4 3 12, 6 3 0 0, 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 3 12, 1 3 9 2 3, फिर 3 से काटेंगे 3 2 6, 3 1 3, 3 से काटेंगे 3 4 12, 19, 3 4 12, 19, थ्री 6 18 इधर आ जाएगा, 6 18, 3 4 12, 3 1 3, 4 6 2 2 3 7 7 से जाएगा 7 300, 7 से इसको जाएगा 7 7 6 42, 44, 7 6 42, 7 3 41, 300 3 इधर जाएगा 2 2 2 1। तो इधर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू है क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इधर क्या है x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 221 बाई 200, इधर कट जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 221 बाई 100, तो x का वैल्यू इधर से हमको मिलेगा 121 बाई 100, तो x का वैल्यू क्या है 120 बाई 100 है, तो इसका मतलब 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 121 बाई 100, तो 1 प्लस R बाई 100 इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 11 बाई 10, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 बाई 10 आएगा, तो 100 प्लस R बाई 100 का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 11 बाई 10 आ रहा है, 0 से 0 काटेंगे तो 100 प्लस R इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज 110, तो R का वैल्यू आ रहा है 10%, तो इधर से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल गया 10%। अब हमको पूछा गया अमाउंट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल गया 10%, अब हमको अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो 2 साल के इंटरेस्ट में कंपोनेंट 252 रुपीज हो रहा है, तो इसका मतलब P 1 प्लस R बाई 100 1
होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज -1, इधर आ रहा है 252। तो इधर क्या है 1 प्लस इधर बैठेगा प्रिंसिपल 1 प्लस 10/100 होल स्क्वायर -1, इधर वैल्यू आ रहा है 252। 0 से 0 काटेगा, दैट इज प्रिंसिपल का इधर क्या आ रहा है p, इधर आ रहा है 10 11/100 10 का होल स्क्वायर दैट इज 121 -100/100 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज 252। तो इधर p इंटू 21/100 इक्वल्स टू 252। 21 से काटेंगे इसको, 21 1 से 21, 21 2 से 42, तो p का वैल्यू आ रहा है 1200। तो p का वैल्यू आ रहा है 1200। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 1200 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इधर हम ऐसे भी कर सकते हैं। p इधर क्या बोला गया था, इधर जो बोला गया था इसको 2 साल के लिए जो अमाउंट मिला 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 252 था। तो इसको 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, दैट इज 11/10। तो इसको हम मान सके 11/10 में 121 माइनस 100, इसका होल स्क्वायर करेंगे 11/10 का, दैट इज 121/100 आएगा। 100 इक्वल्स टू दैट इज 252। तो इधर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज p इंटू 21/10 100 का वैल्यू क्या आ रहा है 252 आ रहा है। तो 21 से काटेंगे इसको 12 आ जा रहा है, तो p का वैल्यू आ रहा है 1200। तो टोटल अमाउंट क्या है 1200, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 5 1200 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, किसी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, आपको इसी तरह की तरीके से जाना है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आपको इसी तरीके से इसका आंसर निकलेगा, इसका और कोई वे नहीं है। आपको जल्दी से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका आंसर ऐसे ही निकलेगा। कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन बहुत टफ है, तो बट इसका आंसर आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है दैट इज अनुराग कैन कवर ए किलोमीटर इन 10 मिनट्स। तो अनुराग 1 किलोमीटर कवर करता है 10 मिनट्स में, एंड धर्म कैन कवर 1 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। धर्म 1 किलोमीटर कवर करते हैं 15 मिनट्स में। इफ दे बोथ पार्टिसिपेटेड इन ए रेस एंड अनुराग डिफीटेड धर्म बाय 200 किलोमीटर। इफ दोनों पार्टिसिपेट करता है और अनुराग धर्म को 200 मीटर से डिफीट करता है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। तो लेंथ ऑफ द रेस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो धर्म अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करता है, तो स्पीड ऑफ अनुराग स्पीड ऑफ अनुराग क्या होगा, अनुराग का जो स्पीड होगा दैट इज 1/10 इंटू 60। तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 1 घंटा 10 मिनट में अगर वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और स्पीड ऑफ धर्म क्या आ जाएगा, 1 घंटा में अगर धर्म 15 मिनट में अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा धर्म, दैट इज 4। ठीक है, अब दोनों पार्टिसिपेट किया है रेस में, जिसमें बोला गया अनुराग ने धर्म को 200 मीटर से डिफीट कर दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। तो हम मान लेते लेट लेंथ ऑफ रेस दैट इज d। अगर रेस का जो लेंथ है अगर d किलोमीटर है, तो इसका मतलब अनुराग जब तक d किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, धर्म ने तब d माइनस 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ये वाला मीटर आ जाएगा, d मीटर। इसका मतलब क्या है,
अनुराग ने जब d मीटर डिस्टेंस कवर किया है तब धर्म ने d माइनस 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज अनुराग का स्पीड कितना है 6, और जो टाइम में कवर किया है, अनुराग ने जितना टाइम में d मीटर डिस्टेंस कवर किया है धर्म ने उसी टाइम में d माइनस 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका जो रेशियो बनेगा अनुराग और धर्म का स्पीड का रेशियो 6/4 वो किसके इक्वल होगा, d। अनुराग ने d मीटर डिस्टेंस कवर किया तब धर्म ने d माइनस 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो इधर से अगर करेंगे 3 2 6 2 2 4 2d इक्वल्स टू 3d माइनस 600, तो d का वैल्यू क्या आ रहा है 600। तो इधर से हमको टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ टोटल डिस्टेंस क्या मिल गया 600 मीटर। जिसको समझ में नहीं आ रहा एक बार फिर बोल दे रहे, अनुराग का स्पीड हम निकाले 6 किलोमीटर पर आवर, धर्म का स्पीड निकाले 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोला क्या गया है, अनुराग ने धर्म को 200 मीटर रेस, एक रेस में 200 मीटर से डिफीट कर दिया है। तो इसका मतलब जिस टाइम में अनुराग ने d मीटर डिस्टेंस कवर किया है उसी टाइम में धर्म ने d माइनस 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि अनुराग धर्म को 200 मीटर से डिफीट कर दिया है। तो दोनों का स्पीड का जो रेशियो आएगा वो दोनों का स्पीड का दोनों का डिस्टेंस जो कवर किया उसके रेशियो का इक्वल होगा। तो 6/4 इक्वल्स टू d बाई टी बाई माइनस बाई d माइनस 200। तो इधर से हमको d का वैल्यू मिल गया 600 मीटर, क्योंकि टाइम तो सेम ही है। टाइम अगर ले भी ले, अनुराग ने इतने टाइम में d मीटर डिस्टेंस कवर किया, धर्म ने उसी टाइम में d माइनस 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो इससे मतलब टाइम तो सेम ही, तो टाइम तो कट जाएगा। तो स्पीड का रेशियो किसके इक्वल होगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर किया उसके रेशियो के इक्वल होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ए ट्रेन रनिंग at a speed of 108 km per hour cross 240 meter long platform in 14 सेकेंड। एक तो ट्रेन जिसका स्पीड बोला गया 108 किलोमीटर पर आवर है, वो तो 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं 14 सेकेंड में। देन फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 320 मीटर लॉन्ग गुड ट्रेन्स व्हिच इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या बोला गया है, पहले तो हमको स्पीड, ट्रेन का स्पीड बोला गया 108 किलोमीटर पर आवर। इसको हमको क्या किस में लेना है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में लेना है। तो 108 इंटू 5/18 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस खुद का लेंथ दोनों ही क्रॉस करता है। तो ट्रेन का लेंथ हमको पता नहीं है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम मान लेते x। तो ट्रेन जब 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तो टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस किया है ट्रेन ने, x प्लस 240। ट्रेन का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और कितने सेकेंड में क्रॉस किया, 14 सेकेंड में। तो x प्लस 240 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज 420। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 420 माइनस 240 दैट इज 180। अब बोला गया है ट्रेन जब, और एक ट्रेन जिसका लेंथ बोला गया 320 मीटर को क्रॉस, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और दूसरा ट्रेन का लेंथ स्पीड बोला गया 144 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम में क्रॉस करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन दैट इज 144 इंटू 5/18 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 मीटर पर सेकेंड अगर है तो दोनों टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस करे दोनों ट्रेन मिलकर, दोनों ट्रेन का लेंथ का इक्वल होगा। एक ट्रेन ए ने क्रॉस किया है 180 मीटर और ट्रेन बी ने क्रॉस किया है 320 मीटर। तो ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 180 मीटर, ट्रेन बी ने कवर किया है 320 मीटर। तो दोनों मिलकर जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 180 प्लस 320। अब दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का स्पीड का, दोनों का इंडिविजुअल स्पीड के सम के इक्वल होगा। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दोनों का सम, इंडिविजुअल स्पीड के सम के इक्वल होगा। दैट इज ट्रेन ए का स्पीड कितना है 30 और ट्रेन बी का स्पीड कितना है 40।
दैट इज 70 मीटर पर सेकेंड। तो इधर आ जाएगा 70, तो इधर कैलकुलेट करेंगे 0 500/70 दैट इज 7/1 सेकेंड। तो 7/1 सेकेंड जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है? 7/1 सेकेंड टाइम ले रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में। फिर बोल दे रहे ट्रेन ए का हमको लेंथ पता नहीं था। ट्रेन ए बोला गया एक तो प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ 240 मीटर, उसको क्रॉस कर रहा है 14 सेकेंड में। ट्रेन ए का स्पीड बोला गया 108 किलोमीटर पर आवर, उसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट की, इसका आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन ए जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो इधर से हमको ट्रेन ए का लेंथ मिल गया दैट इज 180 मीटर। अब ट्रेन ए का लेंथ बोला गया 320 मीटर और उसका स्पीड बोला गया 144 मीटर किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितना टाइम में क्रॉस करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो दोनों ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो दोनों का जो इंडिविजुअल लेंथ है, दोनों ट्रेन टोटल डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का इंडिविजुअल लेंथ के इक्वल होगा। ट्रेन ए का लेंथ बोला गया हम निकल चुके 180 मीटर, ट्रेन बी का लेंथ स्पीड बोला गया 320 मीटर, और दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों का इंडिविजुअल स्पीड के सम होता है। तो 144 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड आ रहा है 70 मीटर पर सेकंड, 30 + 40 करके। तो टाइम ले रहा है 500, टाइम जो लग रहा है टाइम टेकन दैट इज 500/70 7/1 सेकंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इधर रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। तो 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस की इक्वल है। When शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल 20% डिस्काउंट, अगर शॉपकीपर ने आर्टिकल को 20% डिस्काउंट में बेचा है, he earns 48 rupees 48 लेस द अमाउंट he earned when he sell आर्टिकल 12% डिस्काउंट। तो बोला गया शॉपकीपर ने अगर 20% डिस्काउंट में आर्टिकल को बेचा है तो 48 रुपीज कम में आर्टिकल को बेचा है। अगर वो 12% डिस्काउंट में बेचता है उससे, अगर 12% डिस्काउंट में बेचता है, जो जितना रुपीस में वो बेचेगा उससे 20% डिस्काउंट में बेचने से उसको 48 रुपीज कम में बेचा है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल्स टू क्या बोला गया? एमपी ऑफ 8 आर्टिकल, ये बोला गया है। तो इधर से हमको सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा दैट इज 8/10, 2 4 8, 2 5 10, 4:5। तो सीपी को हम मान सकते दैट इज 400 और एमपी को मान सकते दैट इज 500 एक्स मान सकते। अब अगर 20% डिस्काउंट में आर्टिकल को बेचा है, अगर 20% डिस्काउंट देता है, इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन, सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। अगर 20% डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट किसके ऊपर देता है? मार्क प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? दैट इज 500 के ऊपर 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 500x इंटू 80% दैट इज 400x। अगर 12% डिस्काउंट देता है 500x के ऊपर, तो अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होता है? 500x इंटू 88% 440x। तो इस बोला गया है इसका जो डिफरेंस होगा 48 के इक्वल होगा, क्योंकि वो 20% डिस्काउंट में जो अगर डिस्काउंट देता है, जितना रुपीस में बेचता है वो 48 रुपीज कम है। अगर वो 12% डिस्काउंट देता है उससे, उसमें जितने रुपीस में उससे 40 रुपीज कम है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा, जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आएगा, पहले वाला केस में वो सेलिंग प्राइस 400x रुपीस में बेच रहा है, सेकंड वाला केस में वो 442x रुपीस में बेच रहा है। इसका डिफरेंस है 40x। तो ए वाला किसके इक्वल होगा? 48 के इक्वल होगा। तो 40x इक्वल्स टू 48,
हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम क्या माने थे 400x। तो 40x का वैल्यू अगर 40x का वैल्यू अगर 48 है तो 400x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 48/40x इंटू 400x। x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 10, दैट इज 480। तो इसका आंसर आ जाएगा 480। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 480 इसका आंसर है। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है वाला क्वेश्चन में। अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप में एक बार लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है हम उसको समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है इधर A spherical ball is melted to form 63 identical cylindrical vessel। एक तो spherical ball को मेल्ट किया गया है और उससे 63 identical cylindrical vessel बनाया गया है। If radius of each cylindrical vessel is 33 1/3% of radius of spherical ball। तो cylindrical vessel का जो रेडियस है वो बोला गया spherical ball का रेडियस का 33 1/3% है। And height of each cylindrical vessel is 3 cm less than the radius of each cylindrical vessel। और जो हाइट है सिलिंड्रिकल वेसल का वो बोला गया जो सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस है उससे 3 सेंटीमीटर कम है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल बॉल। तो स्फेरिकल बॉल, तो रेडियस स्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट सिलिंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल ये अगर r है और अगर हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इसको अगर हम h मान लेते हैं तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस होगा क्या होगा, दैट इज बोला गया स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस है उसका 33 1/3% रेडियस किसके सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस है। तो सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस अगर r है तो स्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या होगा, दैट इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल ये होगा 33 1/3%। मतलब क्या है 1/3 मतलब क्या होगा 3r। अगर सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस r है तो इसका मतलब स्फेरिकल बॉल उसका रेडियस क्या आ जाएगा 3r, क्योंकि स्फेरिकल बॉल का रेडियस का 33 1/3% क्या है सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस है। तो इधर से हमको मिल गया। अब सिलिंड्रिकल वेसल का भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल स्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू क्या होगा 63 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, इसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बॉल क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह 3r, और सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या है दैट इज 63 इंटू पाई आर स्क्वायर h। तो पाई कट जाएगा, इधर आ जाएगा 4/3 इंटू 27r क्यूब इक्वल्स टू 63 r स्क्वायर h। r स्क्वायर से r करेंगे r, दैट इज 3 से करेंगे 3 9 से 27, 7 9 से 63। तो r/h का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 7/4। तो r/h का रेशियो किसकी इक्वल है 7/4 की इक्वल आ रहा है। तो अब बोला गया और क्या गया था, बोला गया था जो हाइट है सिलिंड्रिकल वेसल को 3 सेंटीमीटर कम है रेडियस से। तो हाइट मतलब रेडियस से कम है तो हाइट इक्वल्स टू r-3। तो r का वैल्यू क्या होगा h+3 होगा। तो ऐसे ही आ रहा है r का वैल्यू क्या आ रहा है h+3, h का अगर 4 है तो r का वैल्यू क्या आ रहा है h+3 +3 दैट इज 7। हमको पूछा गया है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वेसल बॉल। तो स्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या है हमको 3r है। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल इधर से हमको मिल जाएगा दैट इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल दैट इज 3 × 7 21। ठीक है,
जिसको समझ में नहीं आ रहा फिर बोल दे, रेडियस बोला गया था उससे हाइट से 3 ज़्यादा है, तो रेडियस आ जाएगा h+3। तो हाइट अगर 4 है तो रेडियस क्या है 7, तो इसका मतलब रेडियस का वैल्यू क्या आ रहा है 7 आ रहा है और हाइट का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस आएगा वो क्या था 3 अर्थ था, दैट इज 3 × 7 21 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू दैट ऑफ मार्क प्राइस इज 3:5। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बोला गया है 3:5 एंड रेशियो ऑफ लॉस टू दैट ऑफ डिस्काउंट इज 1:4 और लॉस और डिस्काउंट का रेशियो बोला गया 1:4। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम मान लेते कॉस्ट प्राइस अगर हम 300x मान लेते तो मार्क प्राइस क्या होगा 500x, और अगर हम सेलिंग प्राइस को y मान लेते तो पहले वाला केस में बोल लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है बोला गया, लॉस मतलब क्या है सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 300x माइनस, अच्छा 300 इसको 300 ही रखते हैं, इसको 300 माइनस y और डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट मतलब क्या है दैट इज MP माइनस SP, MP कितना है 500, SP है y, इसका रेशियो बोला गया दैट इज किसके इक्वल 3:1/4 की इक्वल, दैट इज 1200 माइनस 4y इक्वल्स टू आ रहा है 500 माइनस y। तो 1200 माइनस 500 इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस y प्लस 4y। तो इधर है 700 का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 3y। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 700/3, y का वैल्यू आ रहा है 700/3 में डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है। तो डिस्काउंट मतलब क्या है, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट ये वाला क्या मिल गया सेलिंग प्राइस मिल गया, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या है 700/3 है, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ डिस्काउंट आ जाएगा दैट इज 500 माइनस 700/3, 3 5s are 1500 माइनस 700/3 दैट इज 800/3। तो डिस्काउंट आ रहा है 800/3, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा दैट इज 800/3 और डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा दैट इज 800/3 इंटू इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस कितना है 500 इंटू 100, तो 800/15, 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 5 से 75, 550, 15 1 जा 15 3 जा 45, 5 40 53 5/15 दैट इज 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 53 1/3%। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 53 1/3%, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 53 1/2%। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा, तो अगर सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी टॉपिक में अगर क्वांट सेक्शन में कौन सा टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है उसमें आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, आप उस टॉपिक का ऊपर आपको लेसन प्रोवाइड कर देंगे। जिसको ये वाला क्वेश्चन का PDF चाहिए वो तो पहले ही बोल चुका, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा इसका PDF, उधर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके बाद और भी मॉक टेस्ट लेकर हम आएंगे, IBPS PO का जो मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। 4 दिसंबर को आपको फर्स्ट पेपर है, उसके ऊपर जिसका 5 दिसंबर को एग्जाम है उसको 7 दिसंबर को एग्जाम है, उसको ये वाला उसका जो मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट लेकर आएंगे वो वाला उसके लिए बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल होगा समझने में किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू। सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं और भी वीडियो आपको बनाकर आपको दूं, आपके बेनिफिशियल हो, आपकी हेल्प हो। आप कौन सा टॉपिक में अगर दिक्कत है आपको उसका कमेंट सेक्शन में लिख सकते ताकि आपको वो वाला टॉपिक में आपको वीडियो मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।